जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले हम देखिए शुरू करते हैं कि मीनिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। तो देखिए मीनिंग क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई प्रोडक्ट को बनाना बाय हैंड। लेकिन आजकल क्या है, वाइड स्केल पे इसका जो सीन है वो प्रेजेंट मार्केट में चेंज है। हम क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर यूजफुल। रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल जो फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री जो परचेज करती हैं उसको मोर यूजफुल और ज़्यादा यूजफुल और वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू बढ़ जाए, ऐसी कमोडिटी मीन्स गुड्स में कन्वर्ट करना। मीन जो रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री ने खरीदा था उसको ज़्यादा मोर यूजफुल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। किसकी हेल्प से? मशीन्स और टूल्स की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर देंगे यूजफुल और वैल्यूएबल कमोडिटी में, गुड्स में। तो देखिए एग्जांपल की बात करें तो आयरन जो है हमारा, आयरन ओर जो कि ज़मीन में से निकालते हैं, कच्चा लोहा होता है जो प्रोसेस नहीं होता, ज़मीन में नेचुरली मिलता है, उसको मशीन जो टूल्स की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, स्टील बना देते हैं। तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ गई, उसका यूज़ बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वो। तो इसी तरह कॉटन जो है हमारा प्लांट है एक एग्रीकल्चर फील्ड से, इसको फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल के तौर पर परचेज करती हैं और मशीनों और टूल्स की हेल्प से इसको कपड़े में कन्वर्ट कर देती हैं। सिमिलरली वुड जो है, लकड़ी फॉरेस्ट से प्रोटेन होती है, उसको कटिंग करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके उससे पल्प बनता है, कि लिक्विड होता है जिससे बाद में पेपर तैयार होता है। तो रॉ मटेरियल था वो वुड था, उससे जो पेपर बन गया वो उसका फिनिश्ड गुड है, जिसकी की वैल्यू बढ़ गई और यूज़ बढ़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि जो रॉ मटेरियल है वो चेंज होता है फॉर्म में कुछ प्रोसेसेस के द्वारा, जिससे कि उसकी वैल्यू और यूटिलिटी, उसका यूज़ बढ़ जाता है। तो वैल्यू यूटिलिटी जैसे कि आयरन ओर की बढ़ गई थी, मल्टी फोल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसको कन्वर्ट करती स्टील में, उसी तरह रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग के बाद। तो देखिए इसमें जो प्रोसेसेस हैं, वैल्यू जो है फर्दर और बढ़ जाएगी जब इसमें मशीन्स और टूल्स को हम यूज़ करेंगे। तो आगे देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो जिसको हम यार्डस्टिक भी कहते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्टेट को देखने के लिए कि कितनी कोई इंडस्ट्री, कोई देश तरक्की कर रहा है। तो बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए। इंडस्ट्रीज सिर्फ रॉ मटेरियल को ही नहीं कन्वर्ट करती यूजफुल और गुड्स, फिनिश गुड्स में, बल्कि ये और भी कई काम करती हैं। शॉर्ट में बात करें तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्म करती है नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर में मिल रहे थे हमें, उनको यूजफुल और सी लेवल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। सेकंड क्या है, ये जनरेट करती हैं, पैदा करती हैं स्कोप, चांसेस एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, और हमारी नेशनल इनकम को ये बढ़ाते हैं। क्योंकि लोकल और फॉरेन ट्रेड्स का भी काम होगा, अगर इंडस्ट्री में माल बनेगा वो तो लोकल मंडी में या फॉरेन देशों में जाएगा, तो उससे क्या है हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो एक इंडस्ट्रियल लेबरर जो होता है, थर्ड क्या है, उसकी जो अर्निंग होती है, वेजेस होते हैं, तनख्वाह होती है, वो एग्रीकल्चरल लेबरर से बहुत ज़्यादा होती है। एक आदमी जो खेत में काम करता है उसकी लेबर कम है उसके मुकाबले जो कि आदमी एक फैक्ट्री में काम करे, क्योंकि फैक्ट्री में वेजेस अच्छे मिलते हैं, क्योंकि काम की वैल्यू है वहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरस में। तो अब बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, तो देखिए हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको कुछ हिस्सों में कुछ डिवाइड किया गया है, इसकी डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। तो साइज़ के अकॉर्डिंग पहले बात आती है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो कॉटेज मीन जैसे कि घर होता है, हाउस होल्ड घर। तो देखिए किसी आदमी ने घर में इंडस्ट्री खोल रखी है और वो वहाँ पे खुद काम कर रहा है और उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी हेल्प कर रहे हैं, और जो उसका माल है वो वहीं लोकल ही बिक रहा है और लोकल ही वो माल को खरीद रहा है, जो कि उसको कन्वर्ट करने के लिए इनपुट माल जो खरीद रहा है वो भी लोकल मंडी से ले रहा है, उसको कन्वर्ट करके वो आगे वहीं पे ही बेच रहा है। तो उसको होते हैं कॉटेज और स्मॉल अपना हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जो थोड़ी सी इससे बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, घर में ना होकर कहीं जगह पे होगी और वहाँ पे आउटसाइडर लोग भी आएंगे काम करने के लिए, तो इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं हम। लार्ज स्केल की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, बहुत बड़ा एरिया होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो काम करने आएंगे, बहुत सारी मशीन और टूल्स होंगे, जो मटेरियल होगा वो बाहरले देशों में भी जा सकता है, लोकल मार्केट्स में भी जा सकता है। तो अगर बात करें नेचर ऑफ फिनिश्ड गुड्स की,
कि गुड कैसी क्वालिटी की हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री मीन्स जो बेसिक गुड्स बनाते हैं, जैसे बेसिक गुड्स मीन जो गुड्स आगे किसी इंडस्ट्री के काम आएंगी, वो किसी यूजर के पास डायरेक्ट काम नहीं आ रही, किसी इंडस्ट्री के काम आ रही है। लेकिन तो सेकंड इंडस्ट्री है इसमें इसी के बेस पे कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सीधा कंज्यूमर को माल बेच रही है। मान लीजिए कार है, कार बनी और बन के कंज्यूमर के पास चलेगी, तो कंज्यूमर उसको यूज़ करेगा, जो हम कस्टमर है। तो जो माल सीधा डायरेक्ट कस्टमर के पास जाए, जैसे पिज्ज़ा वाले ने पिज्ज़ा बनाया, कस्टमर ने खाया, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री कह सकते हैं उसको। तो थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन है सोर्स ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग। अगर वो फैक्ट्री में माल एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो उसको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अगर उसमें जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट से आ रहा है, जंगल से आ रहा है, तो उसको कहेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अगर उसमें मटेरियल है जो एनिमल्स है, जैसे कि कोई मीट हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, तो उसको कहेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल्स की बात करें तो जहाँ पे नेचुरल मिनरल्स जैसे कि मेटल्स नॉन मेटल्स प्रोसेस होती है, तो वैसी इंडस्ट्री जो कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब बात आ गई ऑनरशिप के अकॉर्डिंग कि उसका मालिक कौन है। तो पब्लिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि सरकार उसकी मालिक है, सरकार का सारा सिस्टम है, सभी बंदे सरकार अपॉइंट करती है, सारा लेना देना प्रॉफिट लॉस सरकार का, तो उसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है हमारा, कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे कि टाटा है, तो वो खुद सारा सिस्टम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। जॉइंट सेक्टर में क्या हो गया, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिक्स होकर दोनों कंबाइंड वे में कर रहे हैं। ये हो अलग हो सकता है कि किसी का शेयर 20 हो या 80 हो या 50-50 हो या 10 भी हो सकता है, किसी का 90 भी हो सकता है। आगे है कोऑपरेटिव बेस पे। कोऑपरेटिव होता है ग्रुप्स के बेस पे। मान लीजिए कोऑपरेटिव तो सहायता ग्रुप, आपस में सहायता, कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के वो कोई इंडस्ट्री लगा लेते हैं, जैसे कि गाँव में दूध वगैरह इकट्ठा करते हैं कुछ लोग इकट्ठे होके एक दुकान पे, उसको कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स ऐसे कुछ कह देते हैं। तो कोऑपरेटिव में होगा जो मिलकर कुछ ग्रुप्स के लोग करते हैं, तो उसको तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। तो आगे देखिए बात करते हैं इनको, इसी चीज़ों को डिटेल में बात करते हैं। तो पहले था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के अकॉर्डिंग देख लिए वहाँ पे कैपिटल में पैसा कितना लग रहा है, लेबर कितने हैं, और वहाँ की वैल्यू क्या है, प्रोडक्शन क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसके ग्रुप्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री हाउस होल्ड इंडस्ट्री मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट है इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री में क्राफ्ट्समैन जो कारीगर है वो गुड्स बनाएगा, किसको यूज़ करके, लोकली जो उसको मटेरियल मिल रहा था उसको यूज़ कर कर, और उसमें वो या उसकी पत्नी या ही या शी जो भी है वो काम करेंगे घर पे, और वहाँ पे उनके मेंबर हैं फैमिली मेंबर, वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके काम में हेल्प कर सकते हैं गुड्स बनाने में। तो एग्जांपल की बात करें, पॉटर है, ब्लैक स्मिथ है, वीवर है, क्राफ्ट्समैन है जो गड़े बनाते हैं, लोहार हैं, वीवर्स में कोई सूट सिलाई करने वाला हो सकता है, क्राफ्ट्समैन कोई क्राफ्ट का काम करता है, वो हो गया। आगे बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, इससे एक्सटेंड हुई, इससे बड़ी है कॉटेज इंडस्ट्री से। इसमें क्या है, मशीन्स हैं, मैन पावर भी है बाहर से जो है। तो इसमें छोटी मशीन्स हैं जो कि पावर से चलती हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है पहले वाली से, और इसमें जो ह्यूमन लेबर कम है, ज़्यादातर मशीन्स काम कर रही हैं, ह्यूमन का काम कम है। तो बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो आउटसाइड से बाहर से आ सकता है, किसी और सिटी से आ सकता है, अगर वो लोकल मार्केट में नहीं है तो, अदरवाइज़ वो लोकल से लेंगे। और फिनिश्ड गुड जो हैं वो ओपन मार्केट्स में ट्रेडर्स के थ्रू बिकेंगी। जैसे कि बात करें पेपर की, बात करें टॉयज़ हो गए, फर्नीचर हो गया, ऑयल हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गई, ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। तो आगे बात करें तो आगे है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे हैवी मशीन्स का यूज़ करते हैं जो कि पावर से चलती हैं, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, और वहाँ पे वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स आते हैं, और लार्ज स्केल पे पैसा लगाया गया है। वर्कफोर्स जो है वो मैन्युफैक्चर करती है फाइनल प्रोडक्ट्स को। तो इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आयरन इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, हैवी मशीन्स इंडस्ट्री होगी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री होगी, पेट्रोकेमिकल में केमिकल्स की पेट्रोलियम्स की इंडस्ट्री होगी, तो वो होगी बड़ी इंडस्ट्री लार्ज स्केल। तो देखिए ये कॉटन इंडस्ट्री देख सकते हैं आप पिक्चर में, इसमें घर में काम कर रहे हैं लोग। स्मॉल इंडस्ट्री में कुछ मशीनें हैं और कुछ लोग बाहर से हैं, इससे बड़ी है पहली वाली से। और थर्ड है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बहुत बड़े लेवल पे है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसमें लेबर भी काम कर रही है। तो ये है हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट के। तो बेसिक इंडस्ट्री में क्या था हमारा, बेसिक इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को बनाया। मान लीजिए एक इंडस्ट्री जो काम किया, जो माल बनाया, वो अब
फाइनल गुड नहीं है वो, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। तो जैसे बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है स्टील, वो आगे यूज़ होता है मशीन्स बनाने के लिए। एक कंपनी ने आयरन से स्टील बना दिया, अब वो स्टील आगे किसी कंपनी ने खरीद लिया और वहाँ से उसने मशीन बना दी। तो अब वो पहली इंडस्ट्री है, वो बेसिक इंडस्ट्री है, जो कि बेसिक मटेरियल दे रही है उसको। आगे बात करें कंज्यूमर गुड्स की, तो देखिए कोई इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस कर रही है डायरेक्ट, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में एडिबल ऑयल बनाया, जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट परचेज किया और यूज़ कर लिया। टी बना रही है इंडस्ट्री, कोई सोप बना रही है, ब्रेड बना रही है, बिस्किट बना रही है, रेडियो टेलीविज़न एक्सेट्रा बना रही है। तो ये चीज़ें सीधा डायरेक्ट कस्टमर के काम में आ जाती हैं। इनमें और किसी इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनको कहते हैं हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारी आगे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ हमारा रॉ मटेरियल। तो देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो हैं जहाँ पे जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जो इंडस्ट्री जिसके ऊपर काम करेंगी वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है। जैसे कि टी, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, ये चीज़ें इंडस्ट्री ने परचेज की एग्रीकल्चर से, और उसके बाद उसको फिनिश करके टी बना दी, शुगर बना दी, बोरी में पैक कर दी, कपड़ा बना दिया। अब फॉरेस्ट बेस्ड की बात करें तो देखिए इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो कंपनी में यूज़ होंगी रॉ मटेरियल के तौर पे, वो फॉरेस्ट से आएंगी। तो जिसमें देखिए जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, ये लकड़ियाँ लेती है जंगल से। पैकिंग इंडस्ट्री, उसमें भी पेपर की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन है, उसके लिए हर्ब्स वगैरह जंगलों से कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये सभी की सभी एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। आगे बात करें एनिमल बेस्ड की, तो इन इंडस्ट्रीज़ में एनिमल्स की जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया, लेदर हो गया, फिश हो गया, इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर कर आगे ये माल को बेचती हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है इसी में मिनरल बेस्ड। तो मिनरल मीन्स क्या है, ये इंडस्ट्रीज मिनरल्स पे डिपेंड करती हैं, जो रॉ मटेरियल उनके लिए जो नेचर में हमें मिलता है। तो जैसे कि आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स परचेज करती है और उसको प्रोसेस करके आयरन और स्टील बनाती है। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री है, जो पत्थर वगैरह, कंकर वगैरह परचेज करके उसमें प्रोसेसिंग करके सीमेंट बनाती है। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग, मालिक के अकॉर्डिंग, तो देखिए सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में वो इंडस्ट्री हैं जो पब्लिक की हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट का सेक्टर है, तो इनको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसको देखिए इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट लगाती है इसमें। जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, भिलाई स्टील प्लांट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, तो जो एग्जांपल्स है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की। अब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री का जो मालिक है, जो मैनेजर है, वो इंडिविजुअल है, कोई फैमिली है, कोई बॉडी है, कॉर्पोरेट। तो देखिए इसमें कैपिटल भी, पैसा भी उसी का है, जो लोन्स लेंगे वो, कोई इश्यूज है पब्लिक के, वो सारे के सारे उनकी टेंशन है। तो पब्लिक एंटरप्राइज की बात करें तो देखिए टाटा इंडस्ट्री है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जमशेदपुर में। रिलायंस होगी हमारी अहमदाबाद में जो कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, बड़ोदरा में है। बिरला मिल्स होगी हमारी दिल्ली में, ये है प्राइवेट कंपनी है। तो जॉइंट कंपनी की बात करें तो ये जॉइंट कंपनीज होती हैं जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इंडियन ऑयल रुचि बायोफ्यूल्स, जो कि एलएलपी के नाम से है। इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड, एवी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इंडस्ट्री जो हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के कॉम्बिनेशन से इन मालिकों से चल रही हैं, इनका दोनों का शेयर है इसके, तो इनको जॉइंट सेक्टर कहते हैं। आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर की, जिसमें कि जो ऑनर है, मालिक है, वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक ना होकर कई सारे लोग मिलकर इस इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो कि एक फैमिली के मेंबर ना होकर अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो अमूल, गुजरात, लिज्जत पापड़ की बात करें तो ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कई ग्रुप्स द्वारा बनाई चलाई गई है। इसमें वुमेन जो हैं वो मिल के ग्रुप बना के इसको इंडस्ट्री को चला रही हैं। तो देखिए आप डायग्राम दे सकते हैं, इसमें अमूल है, लिज्जत पापड़ इंडस्ट्री है, ये हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। आगे बात करें हम इसमें सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं आज की डेट में, जैसे पेप्सी हो, कोका कोला है, ये एक्सपेंशन कर रही हैं अपनी इंडिया में। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रही है, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास, हमारा जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो बढ़िया हो रही है, हमारी कॉस्ट कम हो रही है, हमारा जो कंपटीशन है लोकल एरिया में वो अपना बढ़ रहा है।
तो इसके कारण जो है कंट्री की जो ओवन इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, क्योंकि बाहरली मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमारे देश में आकर अपने प्लांट्स लगा रही हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उनके पास मशीनरी काफ़ी बढ़िया है, जिसके कारण उनका प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट के मुकाबले काफ़ी लो होता है कॉस्ट वाइज। तो आगे बात करते हैं फैक्टर्स की कि कौन से फैक्टर्स हैं वो जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की लोकेशन भी एक बहुत ज़्यादा प्ले करती है। और देखिए इंडस्ट्री में क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल, हमें बिजली चाहिए, पावर, हमें ट्रांसपोर्टेशन माल को लाने ले जाने में भी पैसा साधन चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, कैपिटल, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कोई करनी है, हमें स्किल्ड पर्सन भी चाहिए, मजदूर काम करने वाले, तो हमें ट्रेडिंग सेंटर भी चाहिए जहाँ पे हम हमारा अपना माल बेचेंगे। तो इसलिए लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ें काउंट होती हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें। तो यूजुअली इंडस्ट्री जो होती है ऐसी जगह पे लोकेट की जाती है, वहाँ जहाँ पे ये रिसोर्सेज उसको जैसे स्किल्ड मैन पावर आराम से मिल जाए, लोअर इन्वेस्टमेंट लगे उसकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकें, ऐसी जगह ढूँढेंगे वो, कि जहाँ पे हमें लेबर भी अच्छी मिल जाए, पढ़ी लिखी मिल जाए, सस्ती मिल जाए, माल भी रॉ मटेरियल जल्दी नज़दीक मिलता हो और हमारी जो मार्केट्स हैं जहाँ हमने माल बेचना है वो भी नज़दीक हो। तो इसलिए लॉट ऑफ प्लानिंग करनी पड़ती है हमें, हमें कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले, यूनिट लगाने से पहले वहाँ की लोकेलिटी देखी जाती है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, एक तो फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है नॉन जियोग्राफिकल मैथड फैक्टर्स। तो जियोग्राफी मीन्स हम जियोग्राफी को देखेंगे, हम देखेंगे लैंड, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे मटेरियल कौन कौन से मिल सकते हैं हमें रॉ मटेरियल के तौर पे, हमें पावर जो है हमारी पावर इन ऑर्डर टू रीच मार्केट में कैसे पहुँचे, वहाँ के जो सोर्सेज हैं वो वहाँ कहाँ-कहाँ से वो रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जियोग्राफिकल सेक्टर में आ गई। अब बात करें हम नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स की, तो देखिए इसमें है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वहाँ की गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, पैसे के बारे में क्या वहाँ पे सिस्टम है, मैनेजमेंट कैसी है वहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, लेबर डेवलपमेंट मीन्स ट्रांसपोर्ट कितनी डेवलप हो चुकी है, इंश्योरेंस का सिस्टम है नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो पर्सनल प्रेफरेंस की होती है, ये नॉन जियोग्राफिकल है, जिसको जिसका एरिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो देखिए इसी के बेस पे इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे, मार्केट पे, वहाँ आपका रॉ मटेरियल पे, लेबर पे, क्लाइमेट पे, मार्केट पे, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। पावर कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा मिल रहा है, कैसी-कैसी सुविधाएँ मिल रही हैं, कौन-कौन सी वहाँ पे कैपिटल कितना का है, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर वो उन जगह पर लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं जहाँ पे फेवरेबल फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं उनको। तो हमने ये लर्न कर लिया इंडस्ट्री की नीड्स का कि उनकी नीड्स क्या है, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड, अच्छा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैंक्स होने चाहिए जो उनको लोन दे दें, नज़दीक हों, वहाँ पे मार्केट्स जहाँ पे वो माल बेचें वो होनी चाहिए, फेवरेबल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बढ़िया हों, कि ऐसी ना हो गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स क्या लगाती हो, जहाँ गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती हो, उनको इंडस्ट्रीज़ को हो सकता है सस्ते रेट पे लैंड दे दें। तो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट से वो फैक्ट्री चाहती हैं वो होंगी तो वो ज़्यादा लगाएंगे। तो इन ऑर्डर टू टेक द एडवांटेज, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए फेवरेबल फैक्टर्स का, अदर इंडस्ट्रीज आल्सो उस रीजन में अपना क्लस्टर मीन्स अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देती है, अपनी छोटी-छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनानी शुरू कर देती हैं। तो इससे क्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है। तो एग्जांपल्स की बात करें इंडस्ट्रियल्स की, तो देखिए ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे कई इंडस्ट्री लग गई इस एरिया में। इसी तरह सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ हैं, जियोग्राफिकल भी नॉन जियोग्राफिकल भी, कि अमेरिका में वो हब बन गया, फैक्ट्रीज बहुत लग गई है। इसी तरह वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वो एक एरिया ऐसा बन गया है, डेवलप हो गया, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे और फैक्ट्रीज वहाँ पे लग गई। इसी तरह ईस्टर्न एशिया है, साउथर्न ईस्टर्न एशिया है, गल्फ रीजन है वेस्टर्न एशिया का, वेस्टर्न साउथर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न रीजन्स ऑफ हमारे अमेरिका हैं। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। बाकी देखिए इसमें बात करें तो गुजरात में देखिए रीजन इस एरिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं। मुंबई में, मुंबई का ये एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगी हैं। इसी तरह बेंगलुरु में, इस एरिया में, कर्नाटका के इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होने के कारण चल रही हैं। गुड़गांव दिल्ली में, ये मेरठ रोड रीजन में काफ़ी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। तो सिमिलरली देखिए छोटांगपुर रीजन में जो इस साइड है,
इधर हुगली के साइड, बांग्लादेश की साइड हमारे जो साथ में लगता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ होने के कारण इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लग रही है। तो देखिए बात करें इंडस्ट्री की, जो इंडस्ट्री है इंडिया में हमारी वो इवन अनइवन है। वो ये नहीं कि सारी की सारी इंडस्ट्री एक लग गई, एक जगह लग गई, वो अलग अलग जगह पे लगी हुई हैं। डिपेंडिंग उसका क्या डिपेंड करता है, रेंज के अकॉर्डिंग, उनकी क्या रेंज है, क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनको मटेरियल कैसा चाहिए, किसी इंडस्ट्री को किस तरह मटेरियल चाहिए, किसको किसी तरह का। तो इसी तरह से सब इंडस्ट्री एक जगह ना लग के अलग अलग लोकेशंस पे लोकेट होती है। तो देखिए हम बात करते हैं इनकी, तो मुंबई पूना रीजन की अलग इंडस्ट्रीज है, हुगली है, बेंगलोर तमिलनाडु की रीजन्स अलग हैं, गुजरात की इंडस्ट्रीज अलग बेस पे हैं, छोटांगपुर रीजन, इस तरह गुड़गांव दिल्ली मेरठ वाला, विशाखापट्टनम गंटौर रीजन, कोलम त्रिवेंद्रपुरम रीजन, ये अलग अलग रीजन्स में क्या है, एरियाज में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज वहाँ की नीड्स के अकॉर्डिंग, वहाँ का उनका रॉ मटेरियल क्या है उसके अकॉर्डिंग वहाँ लगती हैं। तो सब मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें हम, तो मेजर इंडस्ट्री में देखिए सबसे आज की डेट में बात करें वर्ल्ड की, तो टाटा स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, बैकबोन है हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन की, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए देखिए इंडस्ट्रियल बेस जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग का, वो दूसरी इंडस्ट्रीज का भी बेस है, इसके बिना और इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती। ये एक तरह की बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि स्टील आयरन बनेगा तभी बाकी इंडस्ट्रीज जाके मशीनें ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह बनाएंगे, अदरवाइज ये बन ही नहीं सकती। तो ये बेसिक इंडस्ट्री है। तो ये एस्टिमेट किया गया है कि 65% जो मशीन्स है, यूटेंसिल्स हैं, वो स्टील के बनते हैं। तो जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत ज़्यादा अपनी गुड्स को पूरे वर्ल्ड में। तो यूएसए, अलाबामा स्टेट, अटलांटिक कोस्ट, ग्रेट लेक्स ऑफ रीजन, ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के। आगे देखिए बात करें इसमें, तो यूके, यूरल माउंटेन रीजन, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं आयरन एंड स्टील के एशिया में। तो आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो आर्ट है, जो कला है आयरन स्टील बनाने की, इसको बिलीव करते हैं कि ये इंडिया में ज़्यादा जानी जाती है 1000 ईयर्स पहले, जबकि क्रिस्ट के समय से पहले। तो रस्ट फ्री आयरन पिलर्स जो हमारे हैं, जिस पे जंग नहीं लगता, कुतुब मीनार में इन दिल्ली में, वो एक प्रूफ है इस बात का कि जो क्वालिटी हमारी आयरन की प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में, वो कितनी बढ़िया थी पुराने टाइम में भी। और फर्स्ट मॉडर्न जो हमारा आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वो 1907 में लगी थी, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने सेटअप किया था एक अपना यूनिट साक्षी जमशेदपुर में। अब इस ये झारखंड स्टेट में आता है। एट प्रेजेंट इंडिया के पास 10 मेजर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं और 180 छोटे स्टील प्लांट्स हैं, जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। इसके अलावा टिस्को जमशेदपुर आउटर इम्पोर्टर एक अलग से इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री है हमारे सेंट्रल इंडिया की, आयरन और स्टील की। एक वर्नपुर वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये तीन की तीन जो स्टील प्लांट्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर में, ये बिलानी छत्तीसगढ़ में है, जो कि रुड़की में है। एक रुड़की में भी है हमारे, नहीं रोकेला रोकेला उड़ीसा में, सॉरी, और बंगाल में हमारा है। तो दुर्गापुर हमारा वेस्ट बंगाल में भी इंडस्ट्री है इस तरह की स्टील की, आयरन की। तो अंडर मैनेजमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कंपनी है जो कि इनको मैनेज करती है, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, वो इनको चलाती है इंडस्ट्रीज़ को, उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नॉमरस मेजर और माइनर स्टील प्लांट्स, बहुत सारे छोटे बड़े कंपनीज हैं हमारी, जो पूरी की पूरी पेनिनसुला, इंडिया के पेनिनसुला मीन्स पे फैली हुई है, एरिया में फैली हुई है, जो कि लार्ज स्टॉक रखती है आयरन और का, कोल का और लाइमस्टोन का। तो देखिए ये रॉ मटेरियल जो बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन और स्टील को, तो हमारे पास रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो देखिए बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो देखिए ये डायग्राम आप देखिए, मैप देखिए, इस मैप में बताया गया है। देखिए जापान के पास भी मटेरियल है, चाइना, इंडिया, रशिया, ये साउथ कोरिया, उसी तरह यूक्रेन, स्वीडन, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया, इनके पास भी स्टील और उसका काफ़ी बढ़िया सेटअप है। तो बात करते हैं कनाडा में भी, देखिए ये जा रही है इंडस्ट्रीज़ की कितनी ग्रोथ है वहाँ पे स्टील वाली। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी हैं, ब्राज़ील में भी हैं, इस रीजन में है, इसका एरिया बताया हुआ है जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ हैं। तो देखिए अगर बात करते हैं फेवरेबल फैक्टर्स की, तो इसमें देखिए हमें रॉ मटेरियल मिलता है, थर्मल पावर कितनी मिलती है, लेबर कितनी सस्ती मिलती है,
और हमारी बिग मार्केट्स कहाँ कितनी हैं इंडिया के पेनिनसुला पे, ये डिपेंड करती है हमारी कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगी हुई हैं। जितनी ज़्यादा ये एडवांटेज मिलेंगी उतनी ज़्यादा हमारी ये इंडस्ट्री वहाँ लगी हुई हैं। तो बात करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, जिसको टिस्को कहते हैं, जमशेदपुर में है। टिस्को को स्टैब्लिश किया गया था जमशेदपुर के आसपास 100 साल पहले बाय सर जमशेदजी टाटा द्वारा, जो कि इनकी पिक्चर में ये दिखा रहे हैं। तो देखिए इट हैज़ ए, इसकी बिगिनिंग क्या थी, बहुत बढ़िया थी। एक फाउंडिंग सिटी में थी, न्यू सिटी में, जहाँ पे लेट जमशेदपुरी नुसारवाजी टाटा एट साकीबाज द नेम्ड, इनका नाम इन्हीं शख्स के नाम पे टाटा जमशेदपुर के नाम से ही बाद में जमशेदपुर रखा गया, जो कि झारखंड स्टेट में है। तो सिटी में सभी एडवांटेजेस का बेनिफिट है आज की डेट में। आसपास सराउंडिंग बहुत ब्यूटीफुल डालमा हिल्स हैं, एक तरफ है छोटांगपुर की, और सुवर्णरेखा एंड करकाई रिवर्स हैं यहाँ पे। इस झारखंड की बात करें तो इसके आसपास नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगने से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होगी। तो एरिया की बात करें, जो एरिया सराउंडिंग कर रहा है जमशेदपुर में, वो सारा का सारा एरिया रिच मिनरल रिच एरिया है, जहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं। वहाँ पे कोकिंग कोयल झारिया में मिल रहा है, आयरन ओर मिल रही है, लाइमस्टोन मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, जो जमाडोबा नाम की जगह में मिल रहा है। नोआमुंडी एंड वेस्ट बोकारो में भी काफ़ी रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं। तो देखिए ये इंडस्ट्री जहाँ लगाई हमने, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स काफ़ी मिल रहे हैं, तो इंडस्ट्री को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो एक और चीज़ क्या है, जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हैं, वो भी इस आस एरिया में अच्छे काम कर रहे हैं, और अच्छा इस एरिया का गुड रेलवे नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, जिससे कि वो आसानी से हम कोलकाता पोर्ट की तरफ जा सकते हैं झारखंड से, तो जिसके कारण इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूम मिला है। जो जमशेदपुर जो अब है आज की डेट में मेजर इंडस्ट्रियल सिटी बन गया है, जिसमें लार्ज बहुत ज़्यादा रेंज की इंडस्ट्रीज लग गई हैं, जैसे कि ट्रक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, टीन की प्लेटें बनती हैं, आयरन शीट्स बनती हैं, लोकोमोटिव्स बनते हैं, रेलवे व्हील्स बनते हैं, स्लीपर्स बनते हैं गाड़ियों के, रेलवेज़ के, और इसके अलावा आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है वो भी लार्ज स्केल पे यहाँ पे है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखिए रोज़गार मिल रहा है, हमारा वेल्थ जो है, हमारा पैसा बढ़ रहा है इससे, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो इस एरिया में काफ़ी बढ़ रही है। तो बात करें अब, तो वर्ल्ड की जो मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें पहली कंट्री है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा और स्वीडन है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और मीन्स कच्चा माल, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए माल चाहिए, वो कच्चा माल का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा वो निकलता है। अब बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो टेक्सटाइल मीन्स लैटिन वर्ड से निकाला गया है, टेक्सियर मीन्स वीव, बुनना। तो इसको ब्रॉडली कहें तो कॉटन फाइबर, यार्न, यूट, सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं, जो मैनमेड फाइबर्स हैं। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो है सबसे पुराना एक काम है, जो कि फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड हुआ है इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में, डिस्पाइट दो कि वाइड स्प्रेड मैकेनाइजेशन, जो मैकेनाइजेशन मशीनें हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो नहीं है। तो देखिए आप देख सकते हैं, जो जो लाइनें मारी हुई हैं जहाँ जहाँ मैप में, ये लाइनें बता रही हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। तो देखिए चाइना में, बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, तो सब जगह ये इंडस्ट्रीज़ फैली हुई हैं। रोमानिया में, जर्मनी में, यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में, तुर्की में, इजिप्ट में, सब जगह ये इंडस्ट्रीज़ हैं। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी फैली हुई है। तो देखिए बात करें इसकी, तो गारमेंट मेकिंग की जो टेक्निक है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन जो प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आज की डेट में हैंड स्पिनर्स द्वारा बनाए गए हैं, हैंड वीवर्स द्वारा बनाए जाते हैं हमारी कंट्री में हो या पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए इसका जो इंडस्ट्री जो है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसमें जो आजकल की मॉडर्न मशीन्स चल रही हैं, वो सब जगह नहीं यूज़ कर रहे, कई जगह पे आज की डेट में भी हाथों से काम कर रहे हैं कुछ हद तक। तो मॉडर्न मैकेनाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो देखिए जो फर्स्ट डेवलप की गई थी वो ब्रिटेन द्वारा हमारे यूके में की गई थी। तो इसके बाद ये इंडस्ट्री जो थी मैकेनाइजेशन, जो अपने आप काम मशीनों से काम करती है, वो चाइना में लगी, यूरोप में लगी, फिर इंडिया में लगी, कोरिया में लगी, थाईलैंड में लगी, यूनाइटेड स्टेट्स में लगी, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लगती गई ऐसी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी वर्ल्ड की, वो हमारी वहाँ लोकेट है जहाँ पे पावर और लेबर सप्लाई ज़्यादा मात्रा में है, वहीं पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगती है जहाँ पे लेबर ज़्यादा मिलती है, जहाँ पावर मीन्स बिजली की प्रबंध ज़्यादा है। तो आज की डेट में ग्लोबल लेवल पे बात करें,
तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैनी कंट्री जो यूरोप की हैं वो काफ़ी प्रोड्यूस कर रही हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं दूसरी कंट्रीज़ में भी वर्ल्ड के। तो इंडिया की बात करें तो हम इंडिया एक पुराना हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कॉटन टेक्सटाइल्स का। तो हमारे पहले हैंड वूवन्स होते थे, हैंड वो जो कि हाथों से जो कॉटन क्लॉथ को बनाते थे। तो ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी थे। तो टुडे आज की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो है हमारा आज का लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गया है इंडिया में, क्योंकि ये 35 मिलियंस लोगों को रोज़गार दे रहा है। जिसका मतलब है कि 20% जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर है वो सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। तो मीन्स मान लीजिए 100% लेबर में से 20% लेबर जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चलेगी। अब हम कंपैरिजन की बात करें जापान की और इंडिया की, इसी इंडस्ट्री के बेस पे टेक्सटाइल की, तो देखिए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। तो जापान वाले रिवर जोडो से लेते हैं पानी, लेकिन हम लेते हैं रिवर साबरमती से। और रॉ मटेरियल की बात करें कॉटन की, तो वो क्या है इंपोर्ट करते हैं, वो माल को परचेज करते हैं चाइना से, इजिप्ट से और यूएसए से। इजिप्ट की जो कॉटन है वो सबसे बढ़िया कॉटन मानी जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में जो है कॉटन वो गुजरात में मिलती है, बढ़िया मिल जाती है। तो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम हमें हमारे पास बहुत कॉटन मिल जाती है। तो अर्लियर टाइम की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी गुजरात और महाराष्ट्र में लगी थी, क्योंकि वहाँ पे कॉटन था और ह्यूमिड क्लाइमेट मीन जो इंडस्ट्री को क्लाइमेट चाहिए ना, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में जैसे कहते हैं कि गीला कपड़ा फटता नहीं, तो ह्यूमिड मीन जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है हवा में, वहाँ पे ये इंडस्ट्री काफ़ी बढ़िया चलती है, क्योंकि वो धागे वगैरह उसके टूटते नहीं हैं। तो मार्केट अच्छी मिल गई वहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में। हमें हमें ट्रांसपोर्ट के साधन भी बढ़िया मिल गए, जिससे इंडस्ट्री को स्प्रेड होने में काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो आज की डेट में 80 टाउन सिटीज़ वगैरह में ये हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें इंडिया में, तो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदरा गुजरात में, ग्वालियर इंदौर में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, मुंबई पूना सोलापुर महाराष्ट्र में, चेन्नई कोयम्बटूर और मदुरई तमिलनाडु में, आगरा में, मोदी नगर में, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में और मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री जो अहमदाबाद की है, गुजरात की है, सबसे ज़्यादा लीडिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि सबसे पहले इंडस्ट्री वहाँ लगी थी। तो लीडिंग मीन जो आगे एडवांस में चल रही है, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट कर रही हैं बिग वे में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लगने से और इंडस्ट्री लगने का भी चांसेस बढ़ गए थे। तो द स्टेट को वेल नोन किया जाता है इसमें पावर लूम्स स्पिनिंग। तो उस राज्य को जहाँ पे ये अहमदाबाद जैसे गुजरात, उसको लूम स्पिनिंग या वीविंग या सिल्क डाइंग मिल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद को मानचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मुंबई के बाद। मुंबई में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे है हमारे अहमदाबाद में। तो ये अहमदाबाद जो है इसको पानी चाहिए, तो ये साबरमती नदी के बैंक पे लोकेटेड है, इसकी लोकेशन सिटी की। तो जहाँ से जो इंडस्ट्री को पानी चाहिए वो ले लेते हैं। तो सिटी जो है हार्ट में है, मीन सेंटर में है कॉटन ग्रोइंग बेल्ट की, जहाँ पे कॉटन होता है उसके सेंटर में। तो वहाँ से इसको कच्चा माल मालिए, सेंटर में सिटी है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, सिटी है, तो इधर से इनको माल मिल रहा है, तो वो आसपास से ही मिल जाता है। ये सेंटर में है, इनको सब जगह से माल इक्वली पड़ता है। तो जहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो वार्म और ह्यूमिड है, जिसके कारण वो धागा वो स्पिनिंग के टाइम पे टूटता नहीं है। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारी, और जहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर हमें आसानी से मिल जाती है। और नियर बाई जो हमारा जो पोर्ट है वो कांडला पोर्ट है, जिससे हम बाहरले देशों को जो माल भेज सकते हैं। हमारी टेक्सटाइल मिल्स आसपास बहुत हैं, जिनको और माल हम जिनसे ले सकते हैं और जिनको और माल हम दे सकते हैं टेक्सटाइल। तो इसका बहुत बेनिफिट है। अब कॉटन इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें देखिए तो इसमें बात करें कैपिटल की, मशीनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है हमारे पास है कि ये फास्ट डेवलपिंग एक कम्युनिकेशन सिस्टम वाली इंडस्ट्री है, जिसमें टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, फैक्स, कंप्यूटर, सब चीज़ें जो आजकल लोगों को कनेक्ट करके रखती हैं पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से। ये कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का बहुत फास्ट, बहुत
तेज़ी से, और ये आज की डेट में काफ़ी रेवोल्यूशनरी बढ़ रही है इंडस्ट्री। तो ये एंटायर जो सिस्टम है ये आईटी के अंडर आते हैं। इसको सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है इसको आईटी इंडस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें बात करते हैं एट प्रेजेंट बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेज जो हैं पॉपुलर हैं, रिड्यूस कर रहे हैं हमारा ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्शन की हमारे फास्ट सर्विसेज दे के पूरे वर्ल्ड में। तो हिस्ट्री बात करें, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमारे टाइम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था यूएसए में 1946 में बना था, जो डिफेंस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया था। इसके बाद डेवलपमेंट होती गई सेमीकंडक्टर चिप्स की और उनकी एप्लीकेशंस की, फिर टेलीकम्युनिकेशंस की, कंप्यूटर की। तो इससे जो आईटी सेक्टर था, हमारा इंफॉर्मेशन सेक्टर था, वो बढ़ता गया। तो सेमीकंडक्टर क्या है कि सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बूस्ट करेगी, एम्पलीफाई कर देगी जैसे कि उसको कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। तो ऐसी कंडक्टर जो कोई सिग्नल मिलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बढ़ा देता है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो कंप्यूटर्स क्या हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। थाउजेंड मीन्स बहुत सारे इसमें सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, उसको आगे प्रोसेस कर सकें। तो आगे बात करें आईटी इंडस्ट्री की, तो 1984 में डिजिटल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लगी थी, डिवाइसेस लगी थी। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारी इंडस्ट्री में था पिछले डिकेड्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। इंडिया आज की डेट में एक्सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को, जो कि काफ़ी मिलियंस में बिकती हैं। दिस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे, और उसका एम्प्लॉयमेंट जो है वो 10 मिलियन पीपल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सेवरल सिटीज़ में बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, पूना वगैरह इंपॉर्टेंट सेंटर्स इन इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लगी हुई है। तो बात करते हैं कंपैरिजन की, तो एक यूएसए की इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली एक हमारी बेंगलोर में है आईटी इंडस्ट्री। तो बात करें लोकेशन की, तो यूएसए में वो कैलिफोर्निया जगह पे है, हमारे कर्नाटका में है। लेबर की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड से लेते हैं, लेकिन हमारे इंडिजिनस अंदर से काम चल जाता है। टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो वहाँ पे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी वो स्टाफ हो सकता है, लेकिन हमारे इंडिया का ही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जो बेंगलोर है हमारी जो कंपनी है, वो कैपिटल है हमारी सिटी ऑफ कर्नाटका की। बेंगलोर हमारी कर्नाटका स्टेट की सिटी कैपिटल है। इंडिपेंडेंस के बाद सिटी में काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग एजुकेशन बढ़ी, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा। मशीन टूल्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीनरी, ये इनका जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो गए। तो इसी के बाद ही सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन भी हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम बेंगलोर के आसपास ही शुरू हो गया था। अब जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ लगी हुई हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना रही हैं कंप्यूटर्स के, और उन्होंने अपनी कंपनीज़ बेंगलोर के आसपास लगा रखी हैं। तो सिटी आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है हमारी बेंगलोर। तो टुडे की बात करें, सिटी ऑफ बेंगलोर को आज की डेट में सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक खास पोजीशन बन गई है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। एक लार्ज पूल है हमारे पास वेल क्वालिफाइड एंड रिलेटिव लो कॉस्ट साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनस का, जो कि इंग्लिश बोलने में भी प्रोफिशेंस हैं, बढ़िया हैं, और उनके आइडियल वर्क जो है बेंगलोर में काफ़ी बढ़िया है। उनका कंपटीशन जो है ग्लोब में काफ़ी बढ़िया लेवल पे है, पैसा वाइज भी। तो एम्बिएंट क्लाइमेट की बात करें तो सारा साल जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है, वो काफ़ी बढ़िया है, कल्चर भी बढ़िया है। बेंगलोर में एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्टिव लोकेशन है एम्प्लॉयमेंट की, कि जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज या लोग काम करना पसंद करते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलोर में स्टार्ट किया गया था कुछ कंपनीज द्वारा साल 1991 में। तो ये 183 इसमें यूनिट्स से बढ़ा ये 1998 तक। आज की डेट में 200 यूनिट्स हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की, और आगे और बढ़ेंगे। तो क्लस्टर यूनिट्स में जो ग्रुप्स में यूनिट्स लगती हैं स्मॉल या मीडियम या लार्ज स्केल कंपनीज़ की, उनमें फॉरेन फर्म्स भी होती हैं जो बाहर से, जैसे कि मोटोरोला। इंडियन इंडियन की बात करें तो इन्फोसिस, विप्रो, जॉइंट वेंचर्स की बात करें जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर चलती है, तो पीएसआई डाटा सिस्टम जो सरकारी कंपनियां हैं और प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। आईटी की बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बेंगलुरु जो है वो इस बात का सबूत है कि वहाँ पे ग्रोथ हुई है रैपिड, और हमने इंटरनेशनल वे पे भी अपनी एक इज्जत बनाई है, हमने एक अपना नाम कमाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।